स्ट्रेस होता क्या है मैम? तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों चीजों को? हेलो एवरीवन, एंड टुडे आई एम सिटिंग विद माय कॉलेज सीनियर फेमस साइकियाट्रिस्ट इन द हल्द्वानी। हेलो मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मैम थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे जनता को। मैं डॉक्टर रश्मि माइंड एंड होम क्लिनिक में साइकियाट्रिस्ट के रूप में कार्यरत हूँ। जी मैम। तो मैम आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ साइकेट्रिक टर्म्स के बारे में, कुछ इस बीमारी के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि स्ट्रेस होता क्या है मैम? स्ट्रेस हमारा एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के लिए। जी। अब वो स्ट्रेसफुल रिस्पॉन्स आपका वरी भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है, जी। सैडनेस भी हो सकता है। जी, तो आज के टाइम पे मैम जो हर दूसरा आदमी जो है इससे अफेक्ट है, और इसको कभी कभी मिसकंसेप्शन, मतलब वो देख लेता है कि ये डिप्रेशन तो नहीं है या फिर एंजाइटी तो नहीं है। तो एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इन तीनों चीजों को? एक्चुअली कोई भी आपका इमोशन है, जी। पहले तो हमें देखना है कि जैसे आज अगर आप सैड फील कर रहे हो, जी। कल आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, जी। तो हम उसे डिप्रेशन नहीं कह सकते। ओके। या फिर आज आप वरिड हैं, जी। कल आप ठीक है, तो हम उसे एंजाइटी नहीं कह सकते। जी। परसिस्टेंट सैडनेस या फिर परसिस्टेंट वरी, एक्सेसिव वरी फॉर अ डिफाइंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जी। जो कि फंक्शनल इम्पेयरमेंट भी कर रही है आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज में, ओके। तब हम कहेंगे कि हाँ वो एक मेंटल एलिमेंट है और अब हम उसे एड्रेस करना चाहेंगे। ओके, मतलब जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में एक परसिस्टेंट जो होगा सैडनेस रहेगी, और लगभग कितने समय के लिए रहेगी? लगभग 2 वीक्स। 2 वीक्स के लिए रहेगी। उसके लिए कोई भी कॉज उसके पीछे हो सकता है। और इसको फिर हम लोग कैसे डायग्नोस करें, कैसे पहचानें कि हाँ नाउ ही इज अफेक्टेड बाय डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट? तो कैसे पता करेंगे इसको मैम? वही है कि कोई भी आपका मेंटल एलिमेंट है वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट कितना कर रहा है। एक तो वो परसिस्टेंट सैडनेस है जी। फॉर अ डिफाइंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेट्स से 2 वीक्स, और वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट आपके सारे स्फीयर्स में होगी। जैसे वर्क इम्पेयरमेंट, अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज में अफेक्ट हो सकता है। सोशल इम्पेयरमेंट, जिसमें आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। ओके। साइकोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, जिसमें ये है कि आप खुद के लिए कैसा परसीव कर रहे हो, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। हाउ यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ यू फील अबाउट द सराउंडिंग्स, इन सब चीजों में आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी। और मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि साइकेट्रिक मेडिकेशन को लेके एक स्टिग्मा है, वो है कि अगर हम साइकेट्रिक की मेडिकेशन लेंगे तो ये बहुत एडिक्टिव होती है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा इसको अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? नहीं, कोई भी चीज अगर आप मॉनिटर्ड वे में लेते हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस एक मिथ है। मिथ है। और अगर जैसे आपने डिप्रेशन की बात करी जी। तो हम एक मान के चलते हैं, अगर उसकी एटियोलॉजी हम देखें, अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स हम देखें, तो जेनेटिक्स है, दूसरा आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है। जी। तो उसमें जैसे लेट्स से सेरोटोनिन उसमें कम है, जी। ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी एक पेशेंट है जो कि हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट है, जी। तो यानी कि उसकी बॉडी एनफ थायरोक्सिन नहीं बना रही है, तो वो उसे बाहर से लेना पड़ेगा। वैसे ही डिप्रेशन के पेशेंट्स में वो एनफ सेरोटोनिन नहीं प्रोड्यूस कर रही है, उनकी बॉडी नहीं बना पा रही है, तो वो उन्हें बाहर से लेना पड़ेगा। जी। बस इसका सीधा सीधा लॉजिक है। ओके, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मिसकंसेप्शन जो मिथ बना हुआ है कि हम इस मेडिकेशन इसके लेंगे साइकेट्री की तो एडिक्शन हो जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मॉनिटर्ड वे में कुछ भी एडिक्टिव नहीं है। जी, ये भी बीमारी मतलब एक नॉर्मल बीमारी की तरह है इसके पास। और मैम एक ये कंफ्यूजन रहता है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस रहता है? साइकाइट्रिस्ट बाकी मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरह है जी। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, वैसे ही साइकाइट्रिस्ट है, वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन। और साइकोलॉजिस्ट जो है उनका काम थोड़ा काउंसलिंग वाला, थेरेपी वाला, ये सब ज्यादा है। काउंसलिंग वाला पार्ट जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट देख लेता है। ये जो डिप्रेशन की एटियोलॉजी के बारे में बात करें जाए कि ये होता क्यों है, क्या कारण है इसका हुआ, ऐसे क्यों होता है? देखिए, बायो साइको सोशल फैक्टर्स हम हर चीज में वो कंसिडर करेंगे। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आपके जेनेटिक्स आ गए, आपका न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस आ गया, फिर आ गए आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें ये हो गया कि आपका अर्ली स्कूलिंग डेज, आपकी पेरेंटिंग, आपके नंबर ऑफ ट्रॉमा आपने कितने देखे हैं, ठीक है, आपके स्ट्रेसर्स कितने रहे हैं। फिर सोशल फैक्टर्स, आपका सपोर्ट रूम कितना स्ट्रांग है। मैम कब ऐसा पेशेंट को या फिर पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स को लगना चाहिए कि अब इसको कंसल्टेशन की जरूरत है और डॉक्टर्स के पास जाना जरूर? देखिए, कोई भी सिम्टम अगर आपको परसिस्टेंट है और वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट कर रहा है, जैसे डिप्रेशन में आपने सैडनेस की बात करी, एंजाइटी बहुत ज्यादा कॉमन है। अब एंजाइटी को अगर हम वैसे
डिस्क्राइब करें जी। तो आपकी प्री एग्जाम फीलिंग, जी प्री वाइवा फीलिंग, जी जिसमें आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव वरी हो वरी हो या फियर हो, जी विद फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जी जैसे आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम्म पल्पिटेशन हम्म और टर्मलेसनेस, जी पर्सपिरेशन, जी ये सब चीजें अगर हो रही हैं और वो आपको फंक्शनल इम्पेयरमेंट कॉज कर रही है तो आपको कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है। जी यूजुअली एंजाइटी के पेशेंट सबसे ज्यादा कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं। जी अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है जी तो आप अपने फैमिली फिजिशियन के पास जा सकते हैं। वो इतने कैपेबल है कि वो बता सकते हैं कि आपको साइकेट्रिस्ट को दिखाने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। हम खुद से जो विदाउट मेडिकेशन बिफोर मेडिकेशन हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या ऐसा करें कि इसमें बहुत हेल्पफुल हो इस चीज लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे बाकी एलिमेंट्स के लिए है जी वैसे ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए भी है। ओके जैसे आपका स्लीप हाइजीन अच्छा होना चाहिए, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, दूसरा ये कि एक्सरसाइज आपको इंक्लूड करना चाहिए, योगा आप इंक्लूड कर सकते हैं, मेडिटेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो और भी अच्छा है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है आजकल की यंग जनरेशन के लिए कि ड्रग्स से दूर रहना है। स्पेशली ये जो कैनबिस का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है जी जी उससे तो स्पेशली बहुत ज्यादा दूर रहना है। जी कैनबिस जो है वो साइकोट्रोपिक इफेक्ट जो ब्रेन पे दिखा रही है जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं आज के टाइम पे मतलब वी आर वेरी लकी दैट आप जैसे इतने अच्छे डॉक्टर जो हैं हमारे हल्द्वानी में हो गया है मैम ये नया नया हॉस्पिटल आपका खुला है कांग्रेचुलेशन। इससे पहले आपने बहुत सारी सेवाएं हमारे सुशीला तिवारी में भी दी गई है और इससे पहले आपका हॉस्पिटल था और अब आपका खुद का सेटअप है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस पेशेंट को मालूम ही नहीं होता है कि वो खुद बीमार है। तो ऐसे में जो जिम्मेदारियां होती है वो एक तो फैमिली मेंबर्स की होती है कि उनको मालूम होना चाहिए कि इसके साथ कुछ हो रहा है गतिविधि जो उसकी हो रही है वो थोड़ी सी नॉर्मल से अफेक्ट हो रखी है। और साइकेट्रिस्ट के पास जाने से आदमी स्टिग्मा एक होता है आदमी उसके मतलब जल्दी कंसल्ट नहीं कर पाता है तो उसमें मैम कैसे अप्रोच क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए ये जो स्टिग्मा है पहली बात तो ये काफी गलत है। जी जैसे बाकी पेशेंट्स हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं जी या लंग डिजीजेस के पेशेंट हैं, जी कोई टाइफाइड का पेशेंट है, हम्म, तो हम ये नहीं कहते कि आपका फॉल्ट है कि आपको ये सब हो रहा है। वैसे ही कोई अगर साइकेट्रिक पेशेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपका फॉल्ट है exactly, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जी, अगर हो रहा है तो ये उनका फॉल्ट नहीं है, नहीं है पहली बात। बल्कि हमें फोकस करना चाहिए सोल्यूशन पे, Exactly, ना कि हमें ये फोकस करना चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे। जी और फैमिली मेंबर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उनकी केयर कैसे करनी है। और इलनेस होती है इसमें जो पेशेंट होता है सबसे बड़ी गलती तो ये करता है वो ओवर थिंकिंग इतना करता है और जो ऐसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है जिससे वो खुद इसको मिस डायग्नोज करता है और कभी कभी मेडिकेशन भी खुद से ले लेता है तो इसका बड़ा एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता होगा। आपके नॉर्मल ओपीडीज में जो मोस्ट जो एज ग्रुप है और जो ऐसे केसेस आते हैं उसके बारे में कुछ प्रकाश करिए। देखिए मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं जो अब आजकल सर्च इंजन यूज कर रहे हैं और काफी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो सेल्फ डायग्नोसिस के साथ आते हैं, प्लस ये भी बताते हैं कि उनके हिसाब से हाँ। ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। या तो मेरा कहना ये है कि आप डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है या जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो आप एक्सपर्ट के ऊपर छोड़े। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आपको खुद को हो रही है या आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर को हो रही है, तो आपको बस एक्सपर्ट को अप्रोच करना है। जैसे आप बाकी बीमारियों के लिए करते हैं वैसे ही इसके लिए भी अप्रोच करना है। तो मैम कौन कौन से इमरजेंसी केसेस होते हैं जो कि मतलब बिल्कुल इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसमें तुरंत कंसल्टेशन की जरूरत पड़ती है। पैनिक अटैक है जिसमें मतलब पेशेंट को सडन आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चोकिंग सेंसेशन, पैल्पिटेशन बहुत ज्यादा फील होना, चेस्ट में हैवीनेस होना, ये सब चीजें होती हैं। यूजुअली ऐसे पेशेंट जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, इन्वेस्टिगेट कराते हैं, लेकिन उसमें हार्ट से रिलेटेड कुछ निकलता नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली वो साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं। दूसरा जो इमरजेंसीज है उसमें अल्कोहल विड्रॉल के पेशेंट्स होते हैं, डिलीरियम ट्रेमेंस के पेशेंट, अल्कोहल विड्रॉल सीजर जिसमें आते हैं, या फिर कई बार पेशेंट डिलीरियम में होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा वो ऑल्टर्ड बिहेव करते हैं, कंफ्यूजन बिहेवियर उनका होता है, या उनका स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जी तो ऐसे में मैम जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो उनके तीमारदार हैं उनको क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो पेशेंट को भी सेफ रखें और खुद को भी सेफ रखें, और जितनी जल्दी हो सके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल है वहां पे अप्रोच करें। देखिए कोई भी अनएक्सपेक्टेड अगर इवेंट आता है तो उसमें तो स्ट्रेसफुल होना वो एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन ये है कि अगर वो आपका वर्क एम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा करने लगे, आपका फंक्शनल एम्पेयरमेंट बहुत ज्यादा करने लगे, तब हम कहेंगे कि हाँ वो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है चीज है। हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। एकदम से अगर हम शॉर्ट नोटिस पे उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे
तो फिर वो सारी चीजें होनी ही हैं। फिर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं जिनके कोपिंग मैकेनिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन जिनके नहीं होते हैं उन्हें फिर उस चीज से पर्सन टू पर्सन वैरी करता है जी। और रिलेशनशिप्स वाला जो मैटर है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है कि रिलेशनशिप है कैसा है, पर्सन कैसा है। तो थैंक यू मैम, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। हमारा जज फार्म गेट के बगल में मेन रोड पे है माई डाइट बोन नाम के क्लिनिक से। थैंक यू सो मच।